जय हिंद साथियों। चलिए हम आज 72वीं विषय के लिए करेंट अफेयर का दूसरा क्लास देखते हैं। आज हमारा करेंट अफेयर का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम आपको डेमो दिखाए थे कि 72वें विषय के लिए हम करेंट अफेयर क्लास किस तरह से करने वाले हैं, इसका हम डेमो आपको दिखाए थे। आज हम इसका सेकेंड क्लास लेकर आए हैं और इस सेकेंड क्लास में आपका हम 3 टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, पहला टॉपिक आपका होगा एक्जियोम फॉर मिशन। ठीक है, एक्जियोम फॉर मिशन ये आपका पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक आप मेरा होगा 51वां G7 शिखर सम्मेलन और तीसरा टॉपिक है SIR। SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। ठीक है, ये 3 टॉपिक मेरा आज के क्लास में हम देखेंगे। देखो, इसी तरह से आपको हम टॉपिक वाइज क्लास करवाने वाले हैं। जितने भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम इसी तरह से डिटेल्स में लेकर आएंगे और उसके नीचे प्रत्येक टॉपिक के बाद इसके नीचे आपका MCQ प्रश्न होगा और ये सभी प्रश्न आपका स्टेटमेंट बेस्ड होगा। ठीक है, इसलिए कहेंगे आप यदि 72वीं बीपीएससी अपना अच्छे से करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं 72वीं बीपीएससी में, तो आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, आज का ये भी क्लास हम आपको यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे जिससे आप एक और डेमो के रूप में आप देख सकेंगे। ठीक है, इसके आगे से फिर आपको डेमो नहीं मिलेगा, सभी आपको केवल और केवल पेड मिलेगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सियोम फॉर मिशन। ठीक है, एक्सियोम फॉर मिशन सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्सियोम फॉर मिशन, इसके पूरे डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे, पूरे डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं। देखो, इस मिशन का देखो, मिशन को 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया। एक्सियोम फॉर मिशन को कब लॉन्च किया गया, तो ये आपको याद रखना है, ये लॉन्च किया गया आपका 25 जून 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान। ठीक है, अब देखो ये जो आपका ना एक्सियोम फॉर मिशन है ना, ये एक निजी उड़ान है। ठीक है, एक्सियोम फॉर मिशन जो है वो आपका एक निजी उड़ान है। अगला है कि लॉन्च वाहन स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट है। अब देखो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपसे कि एक्सियोम फॉर मिशन जो है ना वो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो फाल्कन 9, ध्यान रखो, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। और ये किसका, स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है उसका आपका ये रॉकेट है। इसीलिए कहा गया कि ये क्या है, एक निजी अंतरिक्ष मिशन है, एक निजी अंतरिक्ष मिशन है। इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो है ये आपका लॉन्च व्हीकल जो है स्पेस एक्स का फाल्कन 9 से इसको प्रक्षेपित किया गया था। अगला पॉइंट कि मिशन जो है ना, मिशन की समय अवधि था आपका प्रक्षेपण से 14 दिन तक, यानी 14 दिन तक स्पेस में गए थे। ठीक है, कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रक्षेपण प्रक्षेपण स्थल कहाँ है, ये आपका अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपण किया गया था। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि एक्सियोम 4 मिशन जो है वो कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो ये किया गया था आपका यानी अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित जो है कैनेडी स्पेस सेंटर, वहीं से इसे प्रक्षेपित किया गया था। अब चलिए हम आगे देखते हैं इससे आपका संबंधित पॉइंट जिसमें जो आपको चालक दल शामिल थे और यहीं से प्रश्न आपके आए हुए हैं। ठीक है, बीपीएससी एग्जाम में या किसी और एग्जाम में आया हुआ था, मुझे याद है मैं ये प्रश्न करवाया भी हूँ। ठीक है, जिसमें आपको जितने भी आपका अंतरिक्ष यात्री है उनको दिया हुआ था और मैच करना था। ठीक है, या इसमें ये पूछ रहा था कि कौन सा इसमें चालक दल में शामिल थे। ठीक है, ये प्रश्न आपके आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए ऐसे ऐसे टॉपिक को आपको हम डिटेल्स में करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि यानी कितने अंतरिक्ष यात्री थे, 4 अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, और सबको याद होता है कि भारत से सुधांशु शुक्ला जी थे। ठीक है, ये तो सबको याद है, लेकिन 3 जो अलग और थे, देखो ये तो आपको याद होगा कि भारत से सुधांशु शुक्ला गए थे। ठीक है, इसके अलावा देखो अमेरिका से कौन थे, तो कमांडर पैगी ह्यूस्टन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कमांडर पैगी ह्यूस्टन जो है ये आपका अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। और भारत से थे आपका शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला भारत से थे। और तीसरा आपका है एस्क्लावेज उजेंस्की विन्स्की। ठीक है, ये आपका पोलैंड की है। और आपका था चौथा टिबोर कापू और ये है हंगरी के। ठीक है, टिबोर कापू ये है हंगरी के। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो 4 नेम है ना इसको आप ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न आपके आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए आप अंतरिक्ष यात्री के नाम
और देश के साथ याद रखिए कि किस देश के यात्री थे। हो सकता है इसमें सिर्फ ये पूछ दे आपको कि एक्सियम 4 मिशन के तहत किन देश के यात्री अंतरिक्ष गए थे, सिर्फ देश का नाम पूछ दे, फिर भी आपको देश का नाम याद रखना चाहिए, अमेरिका, भारत, पोलैंड, हंगरी। नाम पूछ दे अंतरिक्ष यात्री का तो नाम भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको आया हुआ है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे हम उद्देश्य क्या है, ये एक्सियम 4 मिशन है उसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य था, ध्यान रखना, ठीक है, माइक्रोग्रेविटी में जैव प्रौद्योगिकी, भौतिक विज्ञान और चिकित्सा संबंधी अनुसंधान करना। क्या था इसका उद्देश्य, क्या था, तो माइक्रोग्रेविटी में जैव प्रौद्योगिकी, भौतिक विज्ञान और चिकित्सा संबंधित क्या करना है, उसको अनुसंधान करना है, ठीक है, अनुसंधान करना है। चलिए आगे देखते हैं हम कुछ पॉइंट। अब देखो भारत के लिए मिशन का महत्व, ये जो है आपका एक्सियम 4 मिशन जिसके तहत आपका भारत का अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए थे, तो उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है भारत के लिए। तो देखो भारत के लिए गगनयान मिशन जाने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, जो 2027 में जाएंगे गगनयान मिशन, उसके लिए ये आपका भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग को मजबूती मिलेगा, ठीक है, इससे क्या होगा, भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग को मजबूती मिलेगा, ठीक है, और इसी से आपको गगनयान मिशन की मजबूती प्रदान होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है कि ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रमुख साझेदार यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी नासा, जापान के जास्का, कनाडा के CSA और रूस के रोस्कोमस, ठीक है, ये जो है ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के क्या है, ये सब प्रमुख साझेदार एजेंसी है, ठीक है। ये आपका ESA है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, अमेरिका का नासा है, जापान का जास्का है, कनाडा का CSA है, रूस का रोस्कोमस है, ठीक है, इसी को आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या है, इसका पहला हिस्सा वर्ष 1998 में अंतरिक्ष में भेजा गया था, यानी अंतरिक्ष स्टेशन में जो है पहली बार कब भेजा गया था, 1998 में। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट के रूप में कार्य किया और कई माइक्रोग्रेविटी प्रयोग किए, जिससे भारत की भावी गगनयान मिशन के लिए बहुमूल्य अनुसंधान प्राप्त हुआ। अब देखो ये सब जो पॉइंट है ना, ये सभी पॉइंट आपका मेंस के में काम आएगा, पीटी में काम नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, इससे पहले जो हम लोग पॉइंट देखे हैं ये आपको पीटी में काम आएगा, ये सब पीटी एग्जाम के लिए आपको सही है, ठीक है। और ये जो आगे हम पॉइंट देखें ना, इसका उद्देश्य, इससे फायदा क्या होगा, ये सभी आपके मेंस के लिए है, ठीक है। ये जो हम पॉइंट देखें ना अभी, ये सब आपको मेंस में काम आएगा। तो इसमें फायदा ये होगा ना इस क्लास करने से कि आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन जाएगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन बन जाएगा, मेंस में भी इस पॉइंट से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हुआ आपका। अब चलिए इससे हम संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो इसी तरह से आपको क्लास करवाएंगे, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक होगा पहले, उसके नीचे इसका MCQ प्रश्न जो बनने वाला रहेगा वो आपको हम करवाएंगे, और इसी तरह से आपका सारा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड में रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हैं ना एक्सियम 4 मिशन, तो ये इससे संबंधित क्वेश्चन आपका आ गया। क्वेश्चन है एक्सियम 4 मिशन के चालक दलों के सदस्यों और उनके देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हम लोग देखे हैं कि कौन सा चालक किस देश से थे, इसी से संबंधित आपका प्रश्न ये बन गया। पहला है कि इस मिशन का नेतृत्व कमांडर पैगी ह्यूस्टन के द्वारा किया जा रहा है, जो अमेरिका से है, बिल्कुल सही है, अमेरिका से थे कौन, पैगी ह्यूस्टन, ये हम लोग देखे हैं। भारत के शुभांशु शुक्ला इस मिशन में एक सदस्य के रूप में शामिल है, ये भी सही है। चालक दल में पोलैंड के अस्क्लोज उजेंस्की और हंगरी के टिबोर काफी भी शामिल है, ये भी सही है। अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है, अभी हम लोग देखे थे, ये आपका तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। आपका उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए ये आपका पहला प्रश्न हुआ, इससे आगे देखते हैं। आगे आपका इससे एक और प्रश्न बनता है कि एक्सियम 4 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सियम 4 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। इसमें पहला है कि यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है, बिल्कुल ठीक है।
स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से गया था, तो यह एक निजी उड़ान था, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि इस मिशन में भारत की ओर से शुभांशु शुक्ला चालक दल के सदस्य के रूप में गए थे, ये भी सही है। अगला है कि इसे रूस के बैकुनूर कॉस्मोस कॉस्मोस से लॉन्च किया गया, गलत है। अभी हम लोग देखे थे ना कि अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसके लॉन्च किया गया था, तो ये आपका तीसरा क्या है, गलत है। तीसरा क्या है, गलत है। तो इसमें आपका केवल और केवल 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए में है आपका 1 एंड 2 सही है, ठीक है, 1 एंड 2 आपका सही है। तो इसी तरह से आपका क्लास होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये क्लास जरूर अच्छा लगा होगा, ठीक है। यदि आप सिंसियर स्टूडेंट है, यदि आप सिंसियर स्टूडेंट है ना, तो आप क्लास का वैल्यू को समझते होंगे कि इसका क्या महत्व है, ठीक है। और 72वीं बीपीएससी में आपका क्या हेल्प होने वाला है, ये आपको क्लास देखने से पता चलता होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक है मेरा 51वां G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है। आप देखते हैं कि 51वें G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है। अब देखो इसका आयोजन जो है ना, इसका आयोजन जो है आपका 25 जून से 17 जून, सॉरी 15 जून से 17 जून 2025 के बीच हुआ है, ठीक है। इसका आयोजन जो है ये आपका 15 से 17 जून 2025 के बीच हुआ है। कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका कनेक्सिस, कनाडा के कनेक्सिस शहर में, ठीक है। ध्यान रखना, कनाडा के कनेक्सिस शहर में G7 2025 का आयोजन हुआ था, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कनेक्सिस में यह दूसरी बार इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। कनेक्सिस शहर में जो है वो दूसरी बार इसका आयोजन हुआ है। इससे पहले आपका 2002 में आयोजन हुआ था। इससे पहले कनेक्सिस में 2002 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला पॉइंट है, इसका अध्यक्षता किसने किया था। इसका अध्यक्षता किया था आपका मार्क कार्नी ने। मार्क कार्नी जो कनाडा के प्रधानमंत्री है, ठीक है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी, इसका क्या किए थे, तो इसका आपका यानी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। अध्यक्षता कौन किए थे, तो मार्क कार्नी, कनाडा के प्रधानमंत्री। अब देखो यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं, प्रश्न कहीं आया था आजकल कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ठीक है। तो जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं ना, तो वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। जब आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वन लाइनर क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें विशेष अतिथि कौन थे, विशेष अतिथि कौन थे, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है इसका विशेष अतिथि। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके विशेष अतिथि थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत G7 का सदस्य नहीं है। भारत जो है वो G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी विशेष अतिथि के रूप में भारत को आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। ये भारत का पावर दिखाते हैं, ठीक है। ये भारत का पावर है कि बिना सदस्य रहे हुए भी उनमें इन्वाइट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहते हैं प्रमुख एजेंडा, इसमें किस पर बात हुआ है, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन में किस पर चर्चा हुआ उसको हम देखते हैं। तो पहला इजराइल ईरान युद्ध, इजराइल ईरान युद्ध पर चर्चा हुआ है, ठीक है। यूक्रेन रूस संघर्ष पर चर्चा हुआ है, ठीक है। यूक्रेन रूस संघर्ष पर चर्चा हुआ है। अब देखो फिर आर्थिक पर्यावरण मुद्दे जो थे किस पर चर्चा हुई, ये सभी पॉइंट आपका मेंस में काम आएगा। ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं ना, ये आपका मेंस में काम आएगा। इससे पहले हम जो देखे थे ना, ये आपका पीटी में काम आएगा, ठीक है। तो ये क्लास का फायदा है, आप दोनों में फायदा उठा सकते हैं, पीटी और मेंस दोनों में। तो आर्थिक पर्यावरण मुद्दे क्या थे, ये था आपका वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर बल देना, ठीक है। डिजिटल संक्रमण पर बल देना, ऊर्जा सुरक्षा पर बल देना, जल विद्युत परिवर्तन पर बल देना, साइबर सुरक्षा पर बल देना, ठीक है। ये सब प्रमुख मुद्दे थे। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम G7 के इतिहास, ठीक है। क्योंकि कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाते हैं कि G7 का सदस्य कौन देश है, प्रश्न ऐसे आ सकते हैं आपको, या G7 का स्थापना कब हुआ था, ये प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा जब डिटेल्स में पढ़ रहे हैं ना, तो ये भी बेसिक भी जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे आपको हम ब्रिक्स पढ़ाएंगे उसमें भी इसी तरह से देखेंगे, ठीक है। G20 पढ़ेंगे तो G20 भी इसी तरह से हम चर्चा करेंगे, इसका स्थापना कब हुआ था, उसका मेंबर कौन कौन सा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर G7 विकसित देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, आर्थिक संगठन है। और 1971 में फ्रांस के राष्ट्रपति वालेरी जोस्काइड
डी एस्ते द्वारा गठित किया गया था। बस इतना ध्यान रखिए कि 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया गया था, G7। ठीक है, अब देखो G6 के रूप में प्रथम बैठक हुआ था, यानी जब जब इसका प्रथम बैठक हुआ था उसमें 6 देश ही इसका सदस्य था, इसलिए इसका नाम क्या था, G6 नाम था। ठीक है, और वर्ष 1976 में कनाडा और वर्ष 1998 में रूस इसमें शामिल हुआ। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि G7 में कनाडा कब शामिल हुआ, तो 1998 में, और सॉरी कनाडा आपका 1976 में शामिल हुआ। ठीक है, और रूस जो है 1998 में शामिल हुआ। ठीक है, तो फिर आपका देखो आप देखेंगे 6 तो पहले से था और 2 आपका शामिल हो गया, तो 8 होना चाहिए, लेकिन नाम बोल रहे भाई G7। यहाँ देखो ना 6 पहले से थे, प्रथम बैठक में 6 सदस्य थे, उसके बाद 1976 में कनाडा हुआ, 7 हो गया, 1998 में आपका रूस आया तो कितना हो गया, 8 हो गया, लेकिन अभी नाम क्या है, G7 है। तो बता दें आपको कि 2014 में जो है ना रूस को बाहर कर दिया। ठीक है, 2014 में जो है रूस को इस G8 नाम था पहले, उससे बाहर कर दिया, तो फिर नाम क्या पड़ गया, G7। तो ध्यान रखना इसे कि रूस 1998 में इसका सदस्य बना था, लेकिन 2014 में जो है वो रूस को बाहर कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद, ठीक है, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया रूस, इसी कारण से G7 से इसे बाहर कर दिया 2014 में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान रखना, कब शामिल हुआ था, कब बाहर हुआ। ठीक है, अब अभी जो वर्तमान में 7 सदस्य है वो कौन कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में आपका ये है अमेरिका, इटली, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, यूके और जापान। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अभी 7 सदस्य है, इसमें देखिए कहीं भारत है नहीं है, लेकिन फिर भी विशेष अतिथि के रूप में भारत को निमंत्रण मिलता है, समझिए। अब चलिए इससे अब देखते हैं हम संबंधित प्रश्न, जो आपका प्रश्न बनेगा। अब बताइए ये मेरा फॉर्मेट कैसा लगा। ठीक है, ये फॉर्मेट इसी तरह से आपको पीडीएफ भी मिलेगा, इसी तरह से पहले टॉपिक रहेगा, उसके बाद नीचे क्वेश्चन रहेगा। इससे क्या होगा, आप जब भी पढ़ेंगे टॉपिक को पूरी डिटेल्स में, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, सारा पॉइंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कितने भी हार्ड क्वेश्चन हो आप सारा क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको हम ऐसे पैटर्न बनाए हैं, इसी पैटर्न पर हम चलेंगे। ठीक है, नया इनिशिएटिव है आप लोग के लिए, 72वीं बीपीएससी के लिए। इसमें देखते हैं कितने हम सफल हो पाते हैं, होंगे ही, क्योंकि इससे पहले जब हम उतना कम क्लास करवाते थे, उतना डीपली नहीं करवाते थे, फिर भी इतना क्वेश्चन मिले हैं। 17वीं में तो 30 क्वेश्चन मिले हुए थे। ठीक है, 31वीं में पैटर्न चेंज हुआ, मैं भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखता हूँ बीपीएससी क्या करता है। ठीक है, तो वो डाल जाएंगे तो हम पात पात चलेंगे, समझ रहे हैं, वो डाल चलेंगे तो पात पात चलेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको एक भी छोड़ेंगे नहीं हम। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन कर आपका 51वें G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस सम्मेलन का आयोजन कनाडा के कनेक्सिस शहर में किया गया था। बिल्कुल सही है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, कनाडा के कनेक्सिस शहर में हुआ है, अभी हम लोग देखे थे। अगला पॉइंट है कि इस शहर में दूसरी बार G7 शिखर सम्मेलन हुआ है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसमें विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुआ है, ये भी सही है। कर कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, 1, 2 एंड 3 तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है, तीनों का तीनों कथन सही है। तो अभी हम लोग डिटेल्स में देखें तब तो क्वेश्चन आसानी से बन गया। अब चलिए, अब मेरा अगला टॉपिक है, सॉरी इससे एक और क्वेश्चन बन रहा है, G7 से एक और क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 51वें G7 शिखर सम्मेलन के प्रमुख चर्चा के विषय में क्या शामिल था। अब देखो ये हालांकि इस तरह क्वेश्चन मेंस में आते हैं, लेकिन हम इसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन हम उसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन मैं खुद से बनाया हूँ, एक एक क्वेश्चन का लैंग्वेज मेरा अपना है, ऑप्शन अपना है। ठीक है, सारा चीज मैं अपने से दिया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि G7 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इजराइल ईरान युद्ध और यूक्रेन युद्ध संघर्ष पर चर्चा हुआ है, बिल्कुल सही है। प्रमुख चर्चे के विषय के बारे में करा ना, वैश्विक आर्थिक स्थिरता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, इस पर भी चर्चा हुआ है। डिजिटल संक्रमण और साइबर सुरक्षा पर चर्चा हुआ है। तो तीनों का तीनों कथन क्या है, सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2 एंड 3। चलिए आज का हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, ये आपका है
मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण SIR, यहाँ से क्वेश्चन आया था। अभी आपका बिहार में विशेष बीपीएससी विशेष शिक्षक भर्ती के एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हम क्वेश्चन भी शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछा, ये तो मैं अपना से बनाया हूँ क्वेश्चन, जो आया है वो सिंपल आया था। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आपका, एक सेकेंड, हाँ ये प्रश्न आपको आया हुआ था एग्जाम में। ठीक है, ये प्रश्न अभी आया है बीपीएससी एग्जाम में। तो लेकिन पहले देखते हैं, पूरे डिटेल्स में पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, पहले हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आपका है मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण। ठीक है, SIR, SIR क्या है, और इस पर बहुत सारे हंगामा किए थे विपक्ष वाले यानी विभिन्न पार्टियां। ठीक है, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे ये है क्या इसको समझना है। ठीक है, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, मुझे आपको समझाना है, क्योंकि आपको भी एग्जाम में लिखना है या क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, इसीलिए आप समझिए है क्या, इसका क्या फायदा है क्या घाटा है, ये मुझे नहीं सोचना है, मुझे ये सोचना कि है क्या, क्योंकि पार्टी को सबका नज़र अलग अलग होते हैं, इसलिए हम पार्टी की नज़र से नहीं देखेंगे, हम एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट की नज़र से देखेंगे। ठीक है, देखो SIR मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण। देखो चुनाव आयोग द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को, चुनाव आयोग द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की घोषणा की गई। यानी कब किया गया, ध्यान रखना है, इसकी घोषणा के डेट ध्यान रखिए, कब किया गया, तो 27 अक्टूबर 2025 को, 27 अक्टूबर 2025 को देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की घोषणा की गई। ठीक है, अब ये है क्या, इसका परिचय देखो SIR का। देखो SIR क्यों जरूरी है ना, SIR क्यों जरूरी है ये आपको समझ में यहाँ आएगा। ठीक है, देखो मतदाता सूची को अपडेट करने की एक विशेष प्रक्रिया है, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मतदाता सूची में अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति 5 साल पहले मर चुका है इसका वोट अभी तक डलता रहता। ठीक है, अभी तक उसका वोट डल रहा था, ये तो बंद होना ही चाहिए। और जो व्यक्ति बांग्लादेश से आ गए हैं, जो व्यक्ति म्यांमार से आकर बस गए हैं, वो भी वोट डाल रहा है, क्या वो देश का नागरिक है, वोट देने का अधिकार है, लेकिन दे रहे थे। तो ये सब कमी था, इसको दूर करना चाहिए, ये सही हुआ है। ठीक है, और देश के नज़रिए से देखेंगे ना तो सही है। ठीक है, अपने देश की भलाई के लिए देखेंगे तो बिल्कुल सही है। क्यों कोई बांग्लादेशी आकर इंडिया में वोट डालेगा, क्यों कोई म्यांमार से आकर इंडिया में वोट डालेगा, बताओ क्यों डालेगा। तो बहुत सारी पार्टी अपने फायदे के लिए उसको बैठा रखा है, झुकी झोपड़ी जो है ना वो किसका है, वही बांग्लादेशी वही म्यांमार के लोग का है। लेकिन यहाँ से उसको वोट डलवा रहे हैं, तो उसको चेंज होना ही चाहिए, चेंज होना ही चाहिए। ठीक है, तो पहला काम हो रहा है आपका मतदाता सूची में अपडेट करने की एक विशेष प्रक्रिया है, सामान्य पुनरीक्षण से अधिक गहन प्रक्रिया है। घर घर जाकर गणना के माध्यम से मतदाता सूची का सत्यापन करना है, ये इसका क्या है काम है। SIR में क्या होता है, तो इसमें मतदाता सूची में अपडेट होता है, उसके लिए घर घर जाकर के गणना के माध्यम से उसमें क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है आपका साफ एवं विश्वसनीय मतदाता सूची के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना, मृत मृत प्रवासी या दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं को हटाना, बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति मर चुके हैं या जो व्यक्ति प्रवास कर चुके हैं, दूसरे राज्य में जाकर बस चुके हैं, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति तो वोट नहीं डलेगा। अब कोई व्यक्ति है बिहार का, वो बहुत दिन से दिल्ली में रह रहा है, महाराष्ट्र में रह रहा है, वो वहीं पर उसका घर बन गया, सब कुछ बन गया, वहाँ वोट डाल रहे हैं, तो बिहार में क्यों डालेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को हटाना चाहिए। जो व्यक्ति 5 साल पहले मर चुका है उसका वोट अभी तक डल रहा है, वो क्यों डालेंगे। और जो म्यांमार से आ चुके हैं, कोई बांग्लादेश से आए हैं, वो वोट डाल रहे हैं, क्यों डालेंगे। क्या देश का ये नागरिक है बांग्लादेश से आए हुए व्यक्ति। ठीक है, तो बहुत सारी पार्टियां हैं अपने फायदे के लिए वहाँ झुग्गी झोपड़ी बसा देंगे, उसमें बांग्लादेशी म्यांमार लोग को बसा देंगे अपने वोट बैंक के लिए। ठीक है, तो ऐसे को दूर होना ही चाहिए। ठीक है, तो अपने देश के प्रति यदि सजग हो ना तो ये अच्छे काम है, उसका आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखो आगे है आपका वैधानिक आधार। ठीक है, यानी इसका संविधान में कहिए या संविधान से बाहर, ठीक है, जो अधिनियम होते हैं उसमें कहाँ पर इसका चर्चा किया गया, देखते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसका प्रावधान है। ठीक है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अनुच्छेद 324 के तहत और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत धारा 21 के 3 के तहत ये प्रक्रिया इसमें दिया गया है, चुनाव आयोग संशोधन कर सकते हैं।
चुनाव आयोग नए सूची जारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण, और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। जुलाई 2025 में बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया, यानी SIR किया गया। ठीक है, SIR किया गया, डेट जुलाई 2025 में। ठीक है, लगभग 65 लाख मतदाताओं को नाम हटा दिए गए। कितना? 65 लाख। आप सोचिए, 65 लाख ऐसे मतदाता थे जो, चाहे वो उसका मृत्यु हो चुका है, चाहे वो दूसरे राज्य जा चुके हैं, चाहे वो बांग्लादेश या म्यांमार से आकर बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हटाया, 65 लाख बिहार से हटाया, तो सोचिए पूरे देश से कितना हटेंगे। फिर आपका है कि सर्वोच्च न्यायालय, देखो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव आयोग को 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की बूथवार सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया गया। उसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट भी चला गया, सुप्रीम कोर्ट गया। ठीक है, जिसको घाटा लगेगा वो जाएगा ही ना, जो बैठा रखे हैं बांग्लादेशी को, म्यांमार से लोग को, उसको तो घाटा लग रहा है, वोट बैंक उसका जा रहा है, तो जाएगा ही, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, हो सकता है पाकिस्तान का हाई कोर्ट चला जाए ऐसे व्यक्ति। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं, ऐसे पार्टी के लोग। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय दिया कि भाई देखो उसको बूथ वार आप एक सूची प्रकाशित कीजिए कि किस बूथ से कितने व्यक्ति हटे हैं और कौन हटे हैं। ठीक है, सही है तो प्रकाशित करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आया था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इससे बनने वाले प्रश्न को। ठीक है, हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना, ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी बात नहीं करना है। ठीक है, जिससे किसी को ठेस पहुंचे, बस जो सही है उसको सही बताने का हिम्मत रखिए, बस इतना कीजिए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इससे बनता है। क्वेश्चन है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SIR के बारे में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका है कि चुनाव आयोग द्वारा इसकी घोषणा 27 अक्टूबर 2025 को भारत के 22 राज्यों और 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए की गई थी। बिल्कुल सही है, मेरा पहला पॉइंट ही यही था, ये सही है। इस प्रक्रिया में घर घर जाकर गणना के माध्यम से मतदाता सूची का सत्यापन किया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य मृत, प्रवासी या दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं को नाम हटाना और सूची को शुद्ध करना है। ये भी सही है, तीनों का तीनों कथन सही है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2 और 3। हो सकता है आपका थोड़ा सा इसका ऑप्शन नीचे चला गया। ठीक है, हो सकता है आपको देखने में दिक्कत आता हो, तो आप समझिए ऑप्शन डी में है 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, तो इसमें आपका तीनों का तीनों कथन सही है। अब चलिए, अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था अभी, बीपीएससी द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसको देखिए। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के मानसून सत्र 2025 में बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर विचार रखे गए, यह भारतीय चुनाव आयोग की किस प्रक्रिया से संबंधित है? बस वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दिया, किससे संबंधित है? बस SIR तो सब जाने हैं, इतना हालात था, सब जानते हैं उसको। ठीक है, तो क्या होगा? SIR होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन आया है, हम जो प्रश्न बनाए हैं वो देखिए, ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्लास होगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, यदि आप 72वें बीपीएससी में चाहते हैं आपका करेंट अफेयर मजबूत हो, तो आप हमारे LK क्लासेस ऐप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के बाद ये फिर आपको डेमो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, और सिर्फ आपको LK क्लासेस ऐप पर यह क्लास मिलेगा। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक चीज़ और, यदि आपको कोई इंक्वायरी चाहिए, ठीक है, कोई आपको इंक्वायरी चाहिए, किसी चीज़ पर चर्चा करना है, बात करना है, तो आप हमारा इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, कोई बिजनेस नंबर नहीं है। ठीक है, सीधे हमसे आपको बात होगा, जो भी आपको चर्चा करना है कर सकते हो। ठीक है, जो भी इंक्वायरी करना है कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।